आया था उसको कि महाजनपद हम लोग देखे हैं। मगध ढूंढने के लिए बोल रहा है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। ठीक है ना। कितने सालों के? लगभग 200 साल। ठीक है ना। 200 सालों के भीतर ही मगध जो महाजनपद है वो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है, बन गया। गंगा और सोन नदी, जैसे मैं बिहार वाला जगह बताया था, ठीक है ना, तो गंगा और सोन नदी जैसे नदियाँ मगध से होकर के बहती थी। ये क जो है यातायात, ख जल वितरण, और तीसरा जो ग है वह जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या थी? यातायात, ठीक है ना, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नदियां जो थी, गंगा नदी और सोन नदी। आप लोग जो है बिहार के जो होंगे वो पटना के पास जो है मगध नदी मिलेगा आपको, और आपको मिलेगा सोन नदी मिलेगा पास में। ठीक है ना। आरा से थोड़ा सा पटना के बीच में जो सोन नदी बहती है, तो हमको दो नदियां के बारे में हमको पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि मगध महाजनपद जो है वह सोन नदी और गंगा नदी के पास में बसी हुई है। ठीक है ना, पटना बसा हुआ है, तो मगध महाजनपद इसी के अंतर्गत आता है। तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था पहले, आज की नहीं बात कर रहा, पहले इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, अभी लिखवाएंगे, पहले समझ लो। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। अब आप लोग समझें, पीछे हम लोग जो पढ़े हैं, तो पढ़े हैं कि जंगलों में जो लोग रहते थे वह कर के रूप में राजा को क्या देते होंगे। ठीक है, अगर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या देते होंगे, तो हम ये भी देख सकते हैं कि जंगल में जो रहते थे लोग, वह हाथी को पकड़ने का भी काम करते होंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाथी को पकड़ने का भी काम जंगल के ही लोग तो करते होंगे ना, वो भी एक कर के रूप में माना जाता होगा। ठीक है ना, कर के रूप में माना जाता होगा। हाथियों को प्रशिक्षित करना, अब प्रशिक्षित करना, जंगल में रहने वाले जो जानवर है, वो प्रशिक्षित भी करने वाला कौन होगा? तो वो जंगली ही होगा, जो जंगल में रहता हो। ठीक है ना, वही तो प्रशिक्षित करेगा। कि शहर के लोग या जो महाजनपद में रह रहे हैं वो तो करेंगे नहीं, तो जंगल के ही लोग उसको किसी को कोई दिक्कत होगा तभी पूछ सकता है। हाँ, नहीं तो वीडियो के माध्यम से देख करके 2 बार 3 बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर उनसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे उसी, क्योंकि वो बेस है, बताया ना मैं कि सब बेस पढ़ रहे हो तुम लोग, आगे सब ये एक एक चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये तो हम पढ़ चुके हैं जंगलों में। अब देखो, जंगलों से क्या क्या आता था? तो गाड़ी बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, वह भी मान सकते हैं कि वह जंगली लोग ही लाते होंगे, जो कि कर के रूप में देते थे। इनके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। किस क्षेत्र में? तो जो मगध की जो क्षेत्र था वहाँ पे लौह अयस्क की खदानें भी माना जाता, उसमें था। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी होते थे। ठीक है, पहले मगध, झारखंड वाला जो कोयले के खदान है मिलता है ज़्यादा, उड़ीसा वाला, ये सब मगध की राजधानी के अंतर्गत आता था पहले। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव, आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये सभी जो है बहुत शक्तिशाली शासक हुए। भारत के, अगर भारत के रूप में भी देखा जाए तो भारत के बहुत शक्तिशाली शासक हुए, हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र, चाणक्य के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। तो चाणक्य कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को अपने छात्र बना के, स्टूडेंट बना करके या शिष्य बना करके, जो भी उसमें लोग करते थे, गुरुकुल व्यवस्थाएं थी, तो कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को बना, इसके बारे में हम लोग मगध के अंतर्गत ही पढ़ना होगा। उन्होंने अपने नियंत्रण क्षेत्र में उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। बिहार में राजगिर, आधुनिक इस समय राजगीर के नाम से जानी जाती है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है ना, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, पहले इतना को हम लोग लिख लेते हैं कुछ इसमें छांट करके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले लिखो, मगध महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था तथा सबसे बड़ा महाजनपद था। दोनों लिख लो। मगध महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महाजनपद था। सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे बड़ा महाजनपद था, पहला पॉइंट हो गया। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी।
गंगा और सोन नदी दो नदियां हैं जो कि मगध यानी आज के रूप में देखा जाए तो बिहार से होकर के ही गुजरती हैं ये दोनों नदियां। ठीक है, तो गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी। तीसरा पॉइंट लिखें, मगध महाजनपद की जमीन को, ऐसे लिखो, मगध महाजनपद के जमीन को उपजाऊ बनाने में गंगा और सोन नदी का विशेष महत्व था। ठीक है, कहने का मतलब है कि मगध जो महाजनपद है उसके जो उपजाऊ जमीन बनाने में ये दोनों नदियां का जो है बड़ा महत्व रहा है। ठीक है ना। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गंगा और सोन नदी मगध महाजनपद से बहने के कारण, गंगा और सोन नदी मगध महाजनपद से बहने के कारण यातायात और जल वितरण हाँ, जल वितरण मतलब गंगा होने के कारण क्या है, वहाँ पानी जो पीने के लिए भी, उपजाऊ के लिए भी, कई कारण से गंगा नदी और सोन नदी का महत्व था। तो यातायात और जल वितरण, क्या लिखो पूरा बोलो तो, जल वितरण जो मगध महाजनपद के लिए उपयोगी थी। बाकी कुछ लग रहा अंतर आ गया या महत्वपूर्ण थी, लिख लो। ठीक, समझ में आ गया ना। अब आगे देखेंगे तो मगध क्या एक था, जंगलों से घिरा भरा हुआ था। ठीक है, इतना बात लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख लो। मगध महाजनपद का एक हिस्सा जंगलों से भरा होने के कारण, सेना में हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित करना सेना को मजबूत बनाती थी। हाँ, दोबारा बोलेंगे तो वही अलग वाक्य बन जाएगा। मगध महाजनपद में जंगल होने का एक और लाभ था। लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे जो घर, गाड़ी, रथ बनाने में काम आता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मगध महाजनपद को औजार और हथियार से मजबूत बनाने में
से मजबूत बनाने में उस क्षेत्र में लौह अयस्क जो है, यानी लोहे की लौह अयस्क की खदानें होना बहुत उपयोगी था। बात समझेंगे तो मगध के क्षेत्र में अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। गंगा नदी, सोन नदी होने के कारण भी क्या हो कि यातायात सुविधा होना, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाना, यह महाजनपद को एक तरह से हर तरीक़ा से मजबूत बनाता था। मगध महाजनपद में जल भी उपलब्ध थे, ठीक है ना, आप समझेंगे इस बात को। जल भी उपलब्ध थे, मतलब 2 नदियाँ थीं, ठीक है ना, जो कि उसके यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में सहयोग करती थी, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट कि लौह अयस्क होने के कारण वहाँ पे जो मैंने मगध जो क्षेत्र था उसको औजार बनाने में आसानी होती थी, औजार बनाना, हथियार बनाना, तो लौह अयस्क था तो ये उसको और मजबूत बनाता था औजार और हथियार के रूप में, ठीक है। तीसरी पॉइंट हम लोग लिखे हैं, दूसरा पॉइंट लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, जंगल, ठीक है ना, उसको तीसरा पॉइंट में बता रहे हैं हम। तो कहने का मतलब है कि जंगल होने के कारण क्या था कि घर बनाने में प्रयोग होता था, रथ बनाने में प्रयोग होता था, हाथियों को प्रशिक्षित करने में, यानी हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, मिल जाती थी जंगल होने के कारण। ये हम 3 महत्व पढ़े हैं इसमें। क्या क्या पढ़े हैं, नदी पढ़े हैं कि नदी हमको क्या बनाता है, उसको हर तरीक़ा से संपन्न बनाता है मगध महाजनपद को। फिर हम पढ़े जंगल होने के कारण क्या क्या हमारा मजबूत हर तरीक़ा से उसको संपन्न बना रहा है जंगल, ठीक है ना। जंगल से क्या हुआ कि सेना को भी मजबूती मिल रही है, लौह अयस्क मिलने से भी सेना को मजबूती मिल रही है, ठीक है ना। उसके पास औजार होना, हथियार होना, इस तरह से हम लोग महाजनपद के शक्तिशाली होने के कई रीजन हम लोग देख लिए, ठीक है ना। इतना बात आप लोग समझ में आई तो बोलो, इतना आप लोग बात समझ में आई तो बोलो। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, मैं कहानी जैसा समझाने की कोशिश किया हूँ। देख लो, मगध महाजनपद लिख लो। मगध महाजनपद में बार महाजनपद लिखवा दे रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। मगध महाजनपद में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार तथा अजातशत्रु, ठीक है। हाँ, दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, अजातशत्रु और बिंबिसार तथा अजातशत्रु 2 शासक हुए, ठीक है ना। और महापद्मनंद एक थे शासक, वो भी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो ऐसे करके महत्वपूर्ण बहुत आएंगे, लेकिन पहले 2 लिख लो इसके बारे में, इसमें दिया है तो इसके अनुसार आगे लिखेंगे। मगध के, हाँ बाबू लिखो, बोलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाबू कि मगध पहले वाला राजगिरी, मगध की पहली राजधानी राजगिरी जो कई सालों तक बनी रही, राजगिरी को आज आप लोग राजगिरी खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। राजगिरी को जो है आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप लोग लिखना होता राजगीर लिख लेना, ठीक है। तो राजगिरी जो है, अगर आप लोग से पूछे कि मगध की पहली राजधानी कहाँ थी, मगध महाजनपद की पहली राजधानी पूछेगा तो आप लोग का आंसर क्या होगा, आप लोग का आंसर होना चाहिए क्या, राजगिरी, ठीक है ना। फिर बाद में बना पाटलिपुत्र बना, तो लिखो मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी लिखो, मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, ब्रैकेट में लिख लो आज का पटना। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, ब्रैकेट में लिख लो आज का पटना, लिख लो पाटलिपुत्र, ठीक है ना, ब्रैकेट पटना। कौन आ गया इसमें क्लास में, अच्छा ठीक है, आ गई उसका, ठीक खत्म हो जा रहा है ना, तो बचा के रखो, तुम खाली वीडियो पर देखा करो, क्या करोगे। हो गया, आगे बढ़े।
सत्य हमारा जो मगध जो है महाजनपद को बहुत ही मजबूत बनाने का काम किया। ये सब सुविधाएं अगर नहीं होती, लव एस्क नहीं मिलता, लोहे का अगर खदान नहीं होता, हो सकता कि मगध जो महाजनपद है वह मजबूत नहीं होता उतना। मगध महाजनपद को मजबूत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यों बना? क्योंकि जंगल भी था, वहाँ पे नदियाँ भी थीं, वहाँ पे खदान भी थे, लव एस्क के खदान थे, इसलिए जो है मगध महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली, ठीक है ना, महाजनपद के रूप में माना गया उस समय। अब समझो कि 2300 साल से भी पहले की बात है, मतलब 2300 साल पहले की बात है कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, पहले लिखो 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर हाँ बोल रहा हूँ 2300 साल से पहले की बात है। ये 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा, इतना जानना कि अगर पूछेगा सिकंदर कहाँ का राजा था तो मेसिडोनिया का ही ध्यान रखना आप लोग, ये चेंज नहीं होने वाला है। आज पढ़ा रहा हूँ तब भी और आगे आप लोग परीक्षा देंगे तब भी ये यही नाम रहेगा हर समय। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, मैं छांट के लिखवा दे रहा हूँ, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा या पहुंच गया। ब्यास नदी, अब समझो कि यहाँ पे लिखा है कि मिस्र और पश्चिमी एशिया को जीत गया था। जीतने के बाद कहाँ पहुंचा? तो भारत जो मगध का जो राज्य था, मगध महाजनपद था, उस महाजनपद में जैसे इन करना चाह रहा था, महाजनपद में आक्रमण करना चाहता था, तो वहाँ की जो उसकी सेना थी वह सेना ही ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई। ब्यास नदी जो था उसको पार नहीं कर, हम सिकंदर को ही पूरा हम एक अलग से पढ़ा करके डाल देंगे तुम लोगों को। ऐसे इसमें तो पढ़ने को मिलेगा ही, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने को मिलेगा। तो मैं कभी सिकंदर का ही 10-15 मिनट का बना के डाल देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का बना के डाल देंगे, अशोक के बारे में डाल देंगे, पूरा उसका इतिहास, ठीक है। बस जितना अभी इसमें दिया है उतना आप लोग पढ़ें। तो 2300 साल पहले क्या हुआ था कि मेसिडोनिया का राजा जो सिकंदर था वह कहाँ पर आया था? तो भारतीय उपमहाद्वीप ब्यास नदी के पास तो पहुँच गया, लेकिन ब्यास नदी से आगे उसकी खुद की सेना जो है उसकी नहीं बात मानी और ब्यास नदी पार नहीं कर पाए। वो लोग इसलिए नहीं पार कर पाए क्योंकि वो लोग जानते थे कि मगध के जो राजा था या मगध के जो शासक थे उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, हाथियों की सेना थी, ठीक है ना, प्रशिक्षित हाथियों की सेना थी, पैदल भी सेना थे, रथ पे भी सेना थे, मतलब हर तरीक़ा से बहुत ही मजबूत सेना कहाँ थी? मगध जो महाजनपद में, ठीक है ना। तो इसको लिखने की खास जरूरत नहीं है, तो इतना बस लिखे कि कहाँ तक पहुँचा वो, तो वह पहुँचा ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया, ठीक है ना। दूसरा अलग पॉइंट लिखे थोड़ा सा, अगर अलग पॉइंट ले, सिकंदर के सिपाही मगध महाजनपद पर आक्रमण करने से इनकार कर दिए क्योंकि मगध महाजनपद के शासकों के पास पैदल और रथ के साथ हाथियों की भी बहुत बड़ी सेना थी। हाथियों की भी बड़ी सेना थी, जिससे सिकंदर के सैनिक भयभीत हो गए थे। इतना बात आप लोग समझ में आई। जो मगध महाजनपद के सेना थे शासक के पास, वह रथ और पैदल के साथ साथ प्रशिक्षित हाथियों की भी सेना थी। यह सिकंदर के सैनिक जानते थे और जिसके कारण वो भयभीत हो गए और आक्रमण करने से पहले डर गए, ठीक है ना।
आक्रमण करने से पहले क्या हुए, डर गए और इनकार कर दिए। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, हमको उम्मीद है इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इतिहास को ऐसे ही पढ़ा जाता है, कहानी के रूप में नहीं पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। बहुत टेक्निकल भाषा होती है, अभी तो ये बहुत आसान भाषा में दिया है ना। आगे जैसे ही पढ़ते जाओ, तुम कोई पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, हिस्ट्री में मन ही नहीं लगता है, आगे पढ़ने को मिलेगा, जो पढ़ा होगा वो जानता होगा, हम लोग भी मन नहीं लगता था। इसलिए मैं कहानी बना करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक बार बैठ गया दिमाग में तो कभी भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है ना, कभी नहीं भूलोगे। एक बार अच्छे समझना होता है। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है। ऋग्वेद की सेना के बारे में हम लोग पढ़े थे, उस समय की सेना कैसी थी और आज की सेना कैसी है, दोनों में अंतर, ठीक है। हम लोग शासक के बारे में पढ़ लिए, पहले राजा कैसे थे, ठीक है ना, पढ़े थे ना कि पहले राजा कैसे थे, आज के राजा कैसे हुए, आज के राजा को टैक्स क्यों लेना पड़ा, कर क्यों लेना पड़ा, पहले कर नहीं लगता था, क्यों नहीं लगता था, ये कई चीज़ बातें हम लोग पढ़ लिए। पहले तो सेना की बात आ रही है। सेना पहले सेना की आवश्यकता ज़्यादा खास होती नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि सैनिक की आवश्यकता क्यों पड़ गई, देख रहे हो ना कि दूसरे देश से, बात समझ आ रही है, दूसरे देश से आक्रमण करने जब आएंगे लोग, अरे अपने देश की बात तो छोड़ दिया जाए, दूसरे देश से भी लोग आक्रमण जब करने आ रहे हैं, अगर हमारी सेना मजबूत नहीं होती, यानी महाजनपदों में अगर मगध की सेना मजबूत नहीं होती तो भारत पर आक्रमण कर दिया होता, सिकंदर कर दिया होता कि नहीं, कर दिया होता ना। हाँ, तो देखो कर मगर महाजनपद में कर क्यों लिया जा रहा था, सैनिक को सैलरी बेस पर रखा गया। आगे हमको आगे ऐसे भी पढ़ने को मिलेगा कि कुछ लोग सेना को सैलरी के रूप में क्या क्या देते थे, आगे पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग इतना बात समझ में आया कि सैनिक क्यों रखा जाने लगा, क्यों राजा जो है अपना महाजनपदों के जो राजा थे वो क्यों अपने को चेंज किए, ठीक, क्यों सुविधाएं बढ़ाने लगे, क्यों किला बनवाने लगे, ठीक है ना, अपने राजधानियों में। तो ये कई रीजन थे, ठीक है ना। कभी कभी अपने मतलब एक दूसरे पर आक्रमण करते थे इससे बचने के लिए भी। अब देखो दूसरी जगह से भी लोग आक्रमण करने आ रहे हैं, ठीक है, जिसके चलते मगध जो राजधानी थी बहुत संपन्न थी अपने तरह से, तो वह क्या बनाई कि अच्छा अपना सैनिक बनाई थी, हर तरीके से मजबूत सैनिक बना था, हाथियों का भी उसमें शामिल किया गया था प्रशिक्षित करके, ठीक है ना। प्रशिक्षित शब्द इसमें महत्वपूर्ण रखता है कि हाथी ऐसे नहीं किसी हाथी को कि अपने सैनिक को कुचल दे, ठीक है ना, अपने सैनिक को ही मार दे, वो ऐसा नहीं, उसको प्रशिक्षित किया जाता था अच्छे से, ठीक है ना, उसको सिखाया जाता था कि ऐसे कहाँ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वह एक वजी, ये भी महाजनपद है, ठीक है ना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आज कितना टाइम हो रहा है, अभी 11 बज रहा है, चलो वजी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वजी पढ़ लेंगे तो हमको लग रहा है खत्म हो जाएगा। आज हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, समय है सब लोगों के पास, समय है तो बता। वजी कल मैं सबको बताऊंगा क्या करना, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, और मैं अपना कैसे लॉस करूँ बताओ, मेरे पास समय नहीं है तो क्या करें। जिसको जो नहीं कर रहे हैं सब तो कम से कम वीडियो के माध्यम से तो कर लिया करें। तो कल मैं पूछूंगा कौन करेगा, उसको मैं दूसरा ग्रुप में ऐड करूँगा, जो नहीं करेगा उसको मैं अलग रखूँगा, जो करेगा उसको अलग करेंगे, बांटेंगे उसमें से। वजी डालो, दूसरा वजी, ख डाल दो, वजी महाजनपद, ठीक है। तो पहले इसको समझ, आगे नोट करें तो मगध महाजनपद ब्रैकेट में राज्य लिखते जाओ। मगध महाजनपद जिसके नज़दीक में वजी महाजनपद था, जिसके नज़दीक में वजी महाजनपद था। दूसरा पॉइंट, वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, ब्रैकेट में बिहार कर लेना, बिहार इस समय बिहार है, बिहार के ही अंतर्गत वैशाली आज भी जिला है वैशाली। तो वजी की राजधानी वैशाली थी। तीसरा, वजी महाजनपद में शासन व्यवस्थाएं और महाजनपद से अलग था। कैसे अलग था उसको देखेंगे। और महाजनपद से अलग था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, वजी महाजनपद के शासन व्यवस्था को गण या संघ कहते थे। क्या कहते थे? शासन व्यवस्था का नाम पूछेगा। वजी के शासन व्यवस्था कैसी थी? अब संघ शब्द, नया शब्द मिल रहा है, आप लोग मिल रहा है ना। आगे संघ के बारे में पढ़ना होगा, गण के बारे में पढ़ना होगा, इसीलिए शब्द को आप लोग लिख लेना कि वजी
महाजनपद के शासन व्यवस्था को गण या संघ कहते थे। क्या कहते थे? गण या संघ कहते थे। गण या संघ कहते थे। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। अब गण का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब क्या होता है, इसको नोट करके लिख लो। गण लिखो, गण लिखो। यहां पर देखो लिखा होगा, लिखा है ना, गण लिखा है। गण शब्द का प्रयोग जो होता है कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, गण कहते हैं। कई सदस्य जो मिल गए तो गण कहते हैं उसको। संघ किसे कहते हैं? संघ अर्थात संगठन या सभा, ठीक है, इसको संघ कहते हैं। जैसे हम लोग भारत को बोला जाता है, भारत जो देश है, तो भारत को बोला जाता है, भारत देश, कहीं देश तो यूज होता है, लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकली भाषा में पढ़ेंगे इसको राज्य बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है। स्टेट का डेफिनेशन है, स्टेट कभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसको आप लोग समझ में आ जाएगी। तो स्टेट का डेफिनेशन है राज्य क्या होता है। तो हमारा जो भारत है वो बोला जाता है, अब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ाया जाता है कि राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कई राज्य मिलकर के भारत देश बना है, ठीक है ना। कई राज्य मिलकर क्या बना है? भारत देश बना है। तो क्या बोला जाता है? राज्यों का संघ बोला जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? संघ अर्थात संगठन, यानी राज्यों का संगठन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सभा भी यूज कर रहा है, संघ मतलब सभा का भी प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो संघ का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ का संघ मान लिया जाए, ठीक है ना। राज्यों का संघ हो गया, कई सदस्यों मतलब कई देशों का संघ हो गया, कई प्रकार के हम कह सकते हैं, इसको संघ बोला जाता है, ठीक है ना। इतना बात आपको समझ में आ गई तो बोलो आगे बढ़ो। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। गण और संघ को दोनों को नोट कर लो। तो आप लोग गण कहते हैं, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। इसको नोट कर लो ऐसे, नहीं तो बोलो तो मैं अपने भाषा में लिखवा दूँ। हाँ अच्छा ठीक है, इतना मत समझ में आना चाहिए, अपने भाषा में लिख लिया करो, जरूरी नहीं कि वो किताबी भाषा लिखना जरूरी है। गण या संघ में कई शासक होते थे, समझ में आया? नोट करो। गण या संघ में कई शासक शामिल होते थे, कई शासक शामिल होते थे। अब कई शासक का मतलब क्या हुआ? कभी कभी लोग एक साथ ही शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। बात समझ में आ गई? और महाजनपद के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो और महाजनपद में किसी एक शासक के बारे में हमको पढ़ेंगे, किसी एक शासक के बारे में। लेकिन यहाँ एक अलग महाजनपद जो हमारा वजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वजी में ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कि कई शासकों का संघ माना जाता था, ठीक है। जहाँ पे गण या संघ का शब्द यूज किया गया शासन व्यवस्था में, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, ठीक है। आगे देखो कैसे इसको पॉलिटिकली कैसे अंतर आएगा, इसके राजनीतिक रूप से या राजनीति के रूप में कैसे अंतर आएगा। राजनीतिक विषय यहाँ भी निकल रही है, पढ़ते जाओगे तुम निकलता जाएगा इसमें से। तो कभी कभी लोग क्या करते थे, एक शासन लिख लो कि वजी महाजनपद में कभी कभी एक साथ कई लोग शासन करते थे, यानी प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ठीक है। अब आप लोग समझे, अगर स्थिति में देखा जाए तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो गए, उनके साथ कई मंत्री बैठते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, ये पॉलिटी की भाषा होगी। ये राजनीति व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे, उसमें व्यवस्था में आएंगे, ठीक है। तो आज की अगर स्थिति से तुलना किया जाए तो वजी एक ऐसा महाजनपद था उस समय कि लोग जो शासन करने वाले थे वह कई शासक एक साथ मिलकर के ग्रुप में एक संघ के रूप में काम करते थे, ठीक है ना। सभाओं में बैठक से बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि हम कैसे आगे, कोई आक्रमण करता है तो उससे हम निपटने के लिए क्या करेंगे, मिलकर चर्चा करते थे। स्त्री, दास और कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इनमें सिर्फ कौन हिस्सा लेता था? जो शासन करने वाला था, ठीक है ना, वही इसमें भाग लेता था। बुध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों की गण या संघ से संबंधित थे। दोनों ही गण या संघ से। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो महावीर और बुध हमको इसी इतिहास में आगे हमको पढ़ने को मिलेगा। इससे देखो नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, बुध के बारे में और महावीर के बारे में, ठीक है।
तो कुछ और छूट रहा है जो कि हम लोग कल लेंगे, ठीक है ना। कल इसको मैं एक बार और कंक्लूड करते हुए आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को जोड़ करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मैं इतना आपको पढ़ा करके छोड़ दे रहा हूँ, फिर आगे हम लोग जो है इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर में दोनों को मिला करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन है एक दूसरे का। तो कल मैं यहीं से शुरू करूँगा, फिर से कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखवा देंगे, फिर आगे हम लोग छठवां चैप्टर को भी पढ़ना चालू करेंगे। इतना बात आप लोग समझ में आ गई होगी, हमको उम्मीद है, ठीक है। कुछ छूट रहा है जो कि टाइम ज़्यादा हो गया, तो कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।